सभी को नमस्कार। और आज हम देखने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट ईएलएसएस यानी टैक्स सेविंग स्कीम, जो सेक्शन 80C के अंदर आपको टैक्स सेविंग के लिए बेनिफिट होता है। अभी आप इमीडिएटली स्क्रीन के ऊपर हम देखते हैं क्वांट ईएलएसएस को हमने सिलेक्ट किया है, बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर को सिलेक्ट किया है, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को सिलेक्ट किया है, फिर एक्सिस ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड को हमने सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर हम सभी का कंपैरिजन करने वाले हैं, फंडामेंटल चीजें देखेंगे, रेशियोज देखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मैं हमेशा कहता हूँ कि रिटर्न्स के अलावा आपको म्यूचुअल फंड स्कीम के फंडामेंटल जानने चाहिए। पीई रेशो के ऊपर आपको ये समझ आता है, जैसे हर म्यूचुअल फंड स्कीम को पीई रेशो होता है, तो पीई रेशो से आपको ये समझ आता है कि ये स्कीम अभी सस्ती है या नहीं एज कम्पेयर टू अदर फंड्स। मतलब सेम कैटेगरी के फंड से अगर हमारी स्कीम सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रही है तो ही लेना चाहिए, नहीं तो फिर अदर कोई स्कीम हम कंसीडर कर सकते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना। उसके बाद चार फंड हमने सिलेक्ट किए, चार फंड्स का हम इमीडिएटली अभी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन देखेंगे। और मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि सबसे अगर आपको ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करना है टैक्स सेविंग के लिए, तो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल कौन सा रहेगा। तो हमने क्वांट का किया है, बैंक ऑफ इंडिया का ईएलएसएस, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी ये भी ईएलएसएस सभी, और एक्सिस का ईएलएसएस। इसमें हम रिटर्न्स देखेंगे और सभी चीजें फंडामेंटल अब प्रॉपरली शुरू करने वाले। तो अभी स्क्रीन पर ध्यान से देखना, ये है एटी मनी की वेबसाइट। अभी आपको जो फंड एज है, तो सभी के जो एज है लगभग लगभग 11 ईयर 6 मंथ है। उसके बाद फंड साइज क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर के पास है लगभग 10,000 करोड़, मतलब प्रिसाइज बोलूं तो 9,860 करोड़ है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस के पास है 1,327 है। उसके बाद एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी के पास है 23,888 करोड़ रुपीज, मतलब लगभग 24,000 करोड़ रुपीज। उसके बाद एक्सिस ईएलएसएस टैक्स सेवर के पास है 34,896 करोड़ रुपीज। ये आपको फंड क्यों देखना है, फंड साइज क्यों देखना है, कि सच में अगर अच्छे परफॉर्मिंग है तो फंड साइज अच्छा होता है, बट अगर फंड साइज बड़ा है तो अंडर परफॉर्मिंग है, तो हमें कुछ तो सोचना चाहिए। उसके बाद हम एक साल का रिटर्न देखते हैं। एक साल में क्वांट के ईएलएसएस ने आपको 60% का रिटर्न दिया है। वही बैंक ऑफ इंडिया के ईएलएसएस फंड के ऊपर ईएलएसएस ने आपको 62, एसबीआई ने आपको 59 और एक्सिस ईएलएस ने आपको 31। मैं हमेशा कहता हूँ कि रिटर्न्स को चेज नहीं करना चाहिए, रिटर्न्स को जस्ट एक कंसीडर करना चाहिए, एज अ वन पार्ट 1% कंसीडर करना चाहिए। बाकी की चीजें आपको फंडामेंटल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। एक साल का रिटर्न नहीं देखेंगे, एक साल में बहुत मार्केट ने अच्छे परफॉर्म किया है। हम डायरेक्टली 5 साल का रिटर्न देखते हैं। 5 सालों में क्वांट एलएसएस टैक्स सेवर फंड ने आपको कितना रिटर्न दिया, लगभग 36% का रिटर्न दिया है। सीएजीआर, सीएजीआर का मतलब जिसको मालूम नहीं उसके लिए मैं रिपीट करता हूँ, हर साल एवरेजली आपको कितना मिला है 5 सालों में, हर साल आपको एवरेजली 36% के रिटर्न मिले हैं। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया का एएलएसएस ने आपको 30% का रिटर्न दिया है। उसके बाद एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी ने आपको 25% के रिटर्न दिया। और अगर आप एक्सिस की बात कहते हो तो 16.4, मतलब सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग एक्सिस की ईएलएसएस टैक्स सेविंग स्कीम है, जिसने आपको रिटर्न दिया। आप एक साल का भी रिटर्न देखो और आप लगभग 3 साल का भी रिटर्न देखे तो लगभग सिर्फ 12% के रिटर्न है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा अगर हम एएम देखते हो तो वही एक्सिस के एएलएसएस टैक्स सेवर फंड का है। अगर आप रिटर्न देखोगे तो रिटर्न सबसे खराब परफॉर्मिंग स्कीम में से। अभी फंडामेंटल देखेंगे, क्या लोग कम रिटर्न प्रेफर कर रहे हैं स्टेबिलिटी के ऊपर, हम अभी फंडामेंटल देखेंगे। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको स्कीम में ये बताता है कि आपकी स्कीम कितना फ्लक्चुएट कर सकती है। अगर एक साल में स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब आपकी स्कीम सबसे ऊपर कितना जा सकती है, सबसे नीचे कितना जा सकती है, एवरेज या कैटेगरी के बेसिस के ऊपर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में 15.9% का है, यहाँ पर 14% का है, 13% का एसबीआई का है, बैंक ऑफ इंडिया का 14, क्वांट का 15 और एक्सिस का 15.84। मतलब सबसे अगर बड़े देखें तो क्वांट का फ्लक्चुएशन स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है और सेकंड नंबर पर आता है 15.84। मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 15.84% का है। अगर आप रिटर्न भी देखोगे, मतलब आपकी जब आपको लॉस होगा, आपकी जब अगर निगेटिव मूवमेंट करती है स्कीम तो आपको 15% का लॉस भी होगा। बट अगर लोगों ने स्टेबल चूज करके रखा है कि एक्सिस को अगर हम ले कि ये सबसे स्टेबल है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी बाकी की स्कीम के बराबर ही है, तो आपको रिटर्न्स भी उतने मिलने चाहिए। क्योंकि अगर रिस्क ले रहे हो तो आपको रिटर्न भी चाहिए, रिस्क अगर बाकी स्कीम के कंपैरिजन में सेम है तो रिटर्न भी उतने होने चाहिए। ये एक्सिस के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन। उसके बाद बीटा आता है। बीटा मतलब जो बेंचमार्क इंडेक्स से है उसके कंपैरिजन में ये स्कीम कितना मूव कर सकती है। अभी कितना मूव मतलब क्या, कि 0.98, अगर बेंचमार्क 1% मूव होता है तो 0.98 स्कीम मूव करेगी, अपसाइड हो या फिर डाउनसाइड हो, ये ध्यान में रखना। अभी मूवमेंट क्यों, बीटा क्यों देखना चाहिए, कि मान लो बेंचमार्क अगर वॉलेटाइल है तो हमारी स्कीम कितना वॉलेटाइल है, अगर जितना बीटा कम होगा उतनी स्कीम हमारी कम वॉलेटाइल रहेगी, इन्वेस्टर के लिए वो भी अच्छी चीज है। अगर आप बीटा देखते हो तो 0.98 क्वांट का है,
वन का बीटा बैंक ऑफ इंडिया के एएलएसएस का है, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी का 0.95% है, 95% नहीं होता। ठीक है। एक्सिस ईएलएसएस टैक्स सेवर का 1.06 है, मतलब सबसे ज्यादा बीटा एक्सिस के ईएलएसएस टैक्स सेवर का है और सबसे कम रिटर्न भी उसका है। तो ये चीजें आपको हमेशा कंसीडर करना चाहिए। एब्सोल्युटली आपको इन्वेस्टमेंट अवॉइड करनी चाहिए एक्सिस टैक्स सेवर में, या फिर आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करना चाहिए कि फंडामेंटल आप हमें बताइए, क्योंकि मैंने अगर देखा है तो बहुत लोग कम फंडामेंटल को प्रीफर करते हैं, मतलब करते ही नहीं है। बट ये सिंपल चीज है, यहाँ पर आपको बेटा मालूम है, रिस्क मालूम है, स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम है, जैसे सभी फंडामेंटल्स हमें आप पता है, तो हमें रिटर्न्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। 3 सालों का अगर आपको 12% रिटर्न मिल रहा है, वही हम दूसरे अगर सबसे खराब परफॉर्मिंग सेकंड बैंक ऑफ इंडिया एएलएसएस, उसमें आपको 25% है, लगभग 25.46% है, मतलब एक्सिस के डबल रिटर्न उसने दिया है आपको 3 साल का, अगर हम सीएजआर देखते हैं तो ये चीजें आपको कंसिडर करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पीई रेशो के ऊपर। पीई रेशो से हमें यह पता चलता है कि मान लो 4 स्कीम है, 4 स्कीम में से सबसे सस्ती वैल्यूएशन पर कौन सी स्कीम चल रही है। मान लो आपकी स्कीम सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली स्कीम है, बट अभी वो सबसे महंगे वैल्यूएशन पर चल रही है, तो आपको लॉसेस होने के या फिर नेगेटिव रिटर्न्स मिलने के या कम रिटर्न्स मिलने के संभावना ज्यादा होती है। तो आपको क्या करना क्या है, आपको सबसे पहले टॉप स्कीम देखनी है कि जिसके रिटर्न्स भी अच्छे हैं, उसके बाद उसमें से सबसे लो वैल्यूएशन पर, लो नहीं कहते, सस्ते वैल्यूएशन पर कौन से स्कीम मिल रही है हमें, उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अभी आपको यहाँ पर पीई रेशो दिख रहा होगा, 22 का पीई है क्वांट ईएलएसएस का, उसके बाद आता है 19 का बैंक ऑफ इंडिया का, उसके बाद आता है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी का 20 है, उसके बाद एक्सिस ईएलएसएस का 31 है। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो एक्सिस का जो महंगापन है, मतलब उसका जो महंगा है एक्सिस का स्कीम, वो सबसे महंगा है, और सबसे स्कीम रिटर्न कम देने वाला भी स्कीम वही है। तो ये चीजें आपको इमीडिएट कंसिडर करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अगर आप कंसिडर करोगे तो क्वांट का ईएलएसएस या फिर बैंक कैनरा बैंक भी चूज कर सकते हो, क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर भी कर सकते हो, या फिर आपका लॉन्ग टर्म इक्विटी एसबीआई कर लॉन्ग टर्म इक्विटी वो कर सकते हो। अगर आपको मैं रैंकिंग कहूँ तो क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड सबसे टॉप पर आता है, उसके बाद आता है आपका एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी, उसके बाद आता है बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। ये चीजें आपको कंसीडर करनी चाहिए, ध्यान से कंसीडर करनी चाहिए। उसके बाद आता है इक्विटी का प्रोपोर्शन। हम देखेंगे कि किस फंड में कितना डेट है कितना इक्विटी है, ये भी कंसीडर करने की जरूरत है, क्योंकि इक्विटी आपको इक्विटी या फिर डेट का डिफरेंशिएशन आपको ये बताता है कि हमारी स्कीम में कितना डेट है, मतलब अगर मार्केट नीचे गिरता है तो डेट हमें कितना बचा सकता है। अगर 100% इक्विटी है तो हमें ज्यादा लॉस हो सकता है, या फिर ज्यादा निगेटिव रिटर्न हमें जा सकता है, या फिर हमारा पोर्टफोलियो का एनएवी है वो ज्यादा निगेटिव नीचे आएगा। ठीक है। अभी ये तो कंसिडर किया 96%, 99%, 90%, 95%, लगभग आप अगर देखेंगे देखोगे तो एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी ने 10% का डेट होल्ड करके रखा है। डेट भी नहीं है ये, मेरे ख्याल से आपकी कमोडिटी होगी, क्योंकि 0% का डेट यहाँ पर किया है, तो कमोडिटी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बेंचमार्क है आपका निफ्टी 500, उसके बाद बीएसई 500, निफ्टी 500। तो ये आपको कंसीडर करना चाहिए। कंपेयर करने से पहले बेंचमार्क भी ध्यान में रखना चाहिए। अभी फिर से हम रिटर्न के ऊपर जाते हैं और मैं आपको फाइनल कंक्लूजन बताता हूँ 5 सालों का रिटर्न देखते हुए। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे टॉप पर आता है क्वांट का ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। उसके बाद आता है आपका, जैसे मैंने कहा, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, क्योंकि एसबीआई लॉन्ग टर्म फंड में आपका जो एयूएम है, एयूएम भी बड़ा है, आपका फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी सबसे कम है, और पीई रेशो भी सबसे अच्छा है। तो थर्ड नंबर पर आता है, क्योंकि मैंने 4 या 3% का रिटर्न कंसीडर नहीं किया। यहाँ पर अगर आपको 36% का 5 साल का रिटर्न दिख रहा है, तो मैंने 26% यानी जो एसबीआई की स्कीम है वो आपको सेकंड नंबर पर रिकमेंड किए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। या फिर आप ये आपके जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उनके पास आपको डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत लोग हर साल लगभग 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्वांट नहीं, सभी जो ईएलएसएस फंड है उनमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपका हर साल 1.5 लाख रुपए जा रहा है तो आपको एक कंसिडरेबल मेहनत करनी पड़ेगी। कोई जो कंसल्टेंट है उनके पास जाना पड़ेगा, डिटेल फंडामेंटल उनको पूछना पड़ेगा, तभी जाके आप ये चीजें ध्यान में रख सकते हो। ठीक है। तो सेकंड नंबर एसबीआई लॉन्ग टर्म, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया एएलएसएस, और एक्सिस में तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्कीम है। अगर आपको रिस्क भी उतना है तो आपको रिटर्न भी होना चाहिए। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।